न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस काफ़ी कॉमन है जी। यूजुअली। तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो हमें एक्चुअली कब पता चलेगा कि ये सीरियस है और बच्चे को हॉस्पिटल इमीडिएटली ले जाना ज़रूरी है? नवजात शिशु में जो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो काफ़ी कॉमन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारी जो मदर्स हैं वो वर्किंग होती हैं। तो वर्किंग मदर्स के लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? सो वर्किंग मदर इज अ टफ बॉल गेम। ठीक है, अब अगर हस्बैंड हाउस हस्बैंड हो तो फिर मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द टाइम व्हेन आपको थोड़ी हेल्प चाहिएगी। सर, क्या न्यूबॉर्न बेबीज को हर रोज नहलाना चाहिए? स्पंज बाथ में और एक्चुअल बाथ में क्या फर्क है? ये इसमें कोई एकदम कंसेंसस, हार्डकोर कंसेंसस नहीं है। ये एक विषय है जिसमें हर बच्चे का डॉक्टर अलग अलग राय देगा। काफी वक्त ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न बेबीज में हिकअप्स बहुत ज्यादा आते हैं। तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उनके डाइजेस्टिव इश्यूज में कोई प्रॉब्लम है, उसका साइन है? नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही खास है क्योंकि हम बात कर रहे हैं नन्हे फरिश्तों की, यानी न्यूबॉर्न बेबीज की। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पहले 28 दिन बच्चे के जीवन के सबसे नाजुक दिन होते हैं। दुनिया भर में हर साल लगभग 2.3 मिलियन बच्चे इसी पीरियड में अपनी जिंदगी खो देते हैं। मतलब हर दिन 6,500 से ज्यादा न्यूबॉर्न डेथ्स। ये फिगर बताता है कि न्यूबॉर्न केयर कितनी जरूरी है। इसीलिए हमने बुलाया है एक्सपर्ट पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अशोक मित्तल को, जिनका 25 साल का एक्सपीरियंस और प्रीमैच्योर बेबीज को बचाने का एक्सपीरियंस उन्हें एक लिविंग इंस्पिरेशन बनाता है। उन्होंने इंडिया, यूके और कनाडा में अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स हजारों फैमिलीज को होप दी है। ये एपिसोड 2 पार्ट्स में है ताकि आप हर इंपॉर्टेंट बात को आसानी से समझ सकें। तो बने रहिए हमारे साथ और एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये एपिसोड हर नए पेरेंट के लिए एक गाइड बुक जैसा है। और हाँ, सस्ता सुंदर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहां पे इस बड़े एपिसोड के छोटे छोटे क्लिप्स आपको देखने को मिलेंगे। एंजॉय द शो। Welcome to our podcast, Dr. Ashok Mittal. We are honored to have you here. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। सर, हमारी जो आज की डिस्कशन है वो हम एक बहुत ही स्पेशल या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक से शुरू करते हैं। आप न्यूली मैरिड कपल्स जो कि बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप ऐसे न्यूली मैरिड कपल्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न है देवलीना। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि लोग, जैसा कि आपने कहा कि देश का फ्यूचर है हमारे बच्चे, और देश एक देश बनता है देश के लोगों से। अगर हम और बच्चे पैदा करते हैं, ये जानते हुए भी कि 3 करोड़ से ज़्यादा अनाथ बच्चे देश में हैं जिनके ऊपर माँ बाप का साया नहीं है, अगर हम एक बच्चा खुद का करना चाहते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम एक बच्चा ऐसे बड़ा करें जो सिर्फ हेल्दी और हैप्पी नहीं हो, बट एक अच्छा इंसान बने, सोशली कंट्रीब्यूटिव हो और काइंड एंड जेनरस हो। अगर ये सब करते हैं तो देश अच्छा बनेगा। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है हेल्दी सीड एंड सॉइल का। सीड इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम द फादर एंड सॉइल इज़ प्रोवाइडेड बाय द मदर, जिसका यूट्रस और उसका शरीर उस बच्चे को सींचता है और एक पौधा बनता है, एक पेड़ बनता है जो बच्चे के रूप में निकलता है। तो इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका सीड, जो बीज है, और जो ज़मीन है, दोनों स्वस्थ हो। सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसमें मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर एक न्यूली वेड कपल बच्चा करना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि वो पहले अपना जनरल चेकअप कराएं बिफोर द प्लान प्रेगनेंसी। उसके बाद ही अपनी स्वास्थ्य को ठीक करके, क्योंकि उनके स्वास्थ्य से बहुत कुछ लिंक होता है बच्चे में, कई सारी बीमारियां जा सकती हैं, कई सारे माँ के डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की इशू होने से बच्चों में प्रॉब्लम हो सकती है जन्म होने के बाद। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि माँ का अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या ऑब्स्टेटिक कॉम्प्लिकेशन है तो उसको पहले ट्रीट किया जाए और फिर प्रेगनेंसी
हम प्लान करें। तो ये प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट भी इन्वॉल्व होते हैं, कई बार हम भी इन्वॉल्व होते हैं। जनरल स्वास्थ्य दोनों माँ बाप का बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि हम चाहेंगे कि उनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। प्रेगनेंसी का आउटकम एक हेल्दी बेबी। कभी कभी हालांकि अगर प्रीमेच्योरली डिलीवर हो जाए या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए बच्चे में, तो कभी कभी NICU में भर्ती करना पड़ता है बच्चे को, और इसके लिए भी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए माँ बाप की, और माँ बाप को ये तैयार रहना चाहिए कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इसलिए वो डिलीवरी की जगह वैसी चुनें जहाँ पर एक NICU जरूर हो और एक न्यूरोटॉलजिस्ट। तो कई बार जब प्रेगनेंसी एडवांस्ड हो जाती है, वी गिव देम अ टूर ऑफ द फैसिलिटी कि हमारे पास लेवल 3 NICU है और सारी सुविधाएं हैं कि इन केस बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसे डील कर सकते हैं, हम हैंडल कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहना चाहूँगा उनको कि इसको अगर करना चाहते हैं, आप बच्चा रखना चाहते हैं, बच्चा पैदा करना चाहते हैं, तो उसको फुल ऑनेस्टी के साथ कीजिए। ये कोई हाफ हार्टेड वर्क नहीं है। ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी एक योजना है, और इससे आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट भी बहुत ज़्यादा करते हैं अगर आपका बच्चा बहुत अच्छा निकलता है तो। That was a great advice, Dr. Mittal. थैंक यू। सर एक चीज़ बताइए, आजकल या फिर हमेशा से ही एक्चुअली न्यूबॉर्न बेबीज में जॉन्डिस काफ़ी कॉमन है। जी, यूजुअली तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तो हमें एक्चुअली कब पता चलेगा कि ये सीरियस है और बच्चे को हॉस्पिटल इमीडिएटली ले जाना ज़रूरी है? नवजात शिशु में जो पीलिया होता है, जॉन्डिस होता है, वो काफ़ी कॉमन होता है। बट अगर मैं तुम्हें बताना चाहूँ कि कौन से पीलिया नॉर्मल है, तो पहले 24-48 घंटे में जो पीलिया होता है वो एबनॉर्मल होता है, उसके बाद का नॉर्मल होता है। अगर माँ RH नेगेटिव है, पिता RH पॉजिटिव है, तो एक कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। मदर अगर O पॉजिटिव है और पिता A या B है या AB है, तो कई बार ब्लड ग्रुप इनकॉम्पैटिबिलिटी की वजह से बच्चे में चीलिया बढ़ सकता है। इसके अलावा कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं न्यूबॉर्न्स में। अगर जैसे बच्चा प्रीमेच्योरली पैदा हो जाए, या वज़न बहुत कम हो, 1.5 किलो से कम हो, या कोई भी तरह की ऑक्सीजन की कमी फेस करे, इन्फेक्शन हो, तो इन बच्चों को कई बार पीलिया होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो उनको मॉनिटरिंग ज़्यादा करनी होती है, क्लोजली मॉनिटरिंग करनी होती है, ऑलमोस्ट एवरी डे या ऑल्टरनेट डे देखना होता है। अब पेरेंट्स क्या करें? सो घर टिपिकली 3 या 4 चौथे दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, डिपेंडिंग ऑन नॉर्मल बच्चा हुआ है या सिजेरियन से हुआ है, उसके बाद ही जॉन्डिस बढ़ता है, क्योंकि पहले 24-48 घंटे में जो जॉन्डिस होता है वो कभी भी नॉर्मल नहीं होता। तो अगर समझ लो तीसरे दिन छुट्टी होती है घर से, हॉस्पिटल से घर जाते हैं, उसके बाद आप जॉन्डिस बढ़ सकती है, तीसरे दिन से शुरू होती है, 5वें या 7वें दिन पर पीक होता है, और उसके बाद 10 से 12 दिन, 14 दिन तक वो ख़त्म हो जाता है। तो इस दौरान किस बच्चे में ज़्यादा होगा, किस में कम होगा, ये कोई नहीं बता सकता। अगर बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स नहीं हैं, तो इस बच्चे में जॉन्डिस कितना बढ़ेगा ये सिर्फ वक्त ही बताएगा। और आपको अपने पीडियाट्रिशियन के साथ में कनेक्ट में रहना चाहिए। आप डेली या ऑल्टरनेट डे, कई बार डॉक्टर देखकर बता सकता है बच्चे को, स्किन का एक कलर चेंज होता है, पीलापन जो होता है उसको देख के हम बताते हैं। और कई जगह जैसे हम करते हैं ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिनोमीटर, एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम बॉडी पे टच करके 3 जगह हम मीन ले लेते हैं। उससे एक अंदाज़ा होता है कि जॉन्डिस किस तरफ जा रहा है, ये बढ़ रहा है या कम हो रहा है। तो उसके अनुपात, लेकिन अल्टीमेटली हमें ब्लड टेस्ट करना पड़ सकता है। बट हम चाहते नहीं हैं बच्चों में, एक्चुअली इतने छोटे बच्चों में ब्लड सैंपल लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चाहते नहीं हैं कि उसको बार बार हम प्रिक करें और ब्लड टेस्ट करें। तो आँखों के अंदाज से या ट्रांसक्यूटेनियस बिलिरुबिन जो मशीन है उसके द्वारा हम अगर पता कर सकें तो बहुत अच्छा रहता है। उससे बच्चे की वो सैम्पलिंग अननेसेसरीली नहीं होती है। इसके बाद उसके लेवल के अनुसार हम पीरियोडिक मॉनिटर करते हैं, और एज स्पेसिफिक चार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐप्स भी हैं जिसमें अगर आप बच्चे की उम्र डालो इन आवर्स, नॉट इवन डेज, आवर्स में, और उसका वजन और बाकी रिस्क फैक्टर, तो हमारे पास चार्ट्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि इसको फोटोथेरेपी देने की ज़रूरत है कि नहीं है। फोटोथेरेपी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा। अक्सर काफ़ी सारे पेरेंट्स को लगता है कि फोटोथेरेपी इज़ वेरी इजी टू गिव, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बट कई बार साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसलिए जब भी आप बच्चे को फोटोथेरेपी दें, ब्लू लाइट थेरेपी के नीचे रखें, आप जानें कि उसका लेवल सच में उतना ऊपर है कि नहीं जिसमें फोटोथेरेपी की ज़रूरत है। बहुत रेयरली या कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस में जॉन्डिस का लेवल इतना बढ़ सकता है, बट वो बहुत रेयर है कि हमें खून बदलने की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार
डबल वॉल्यूम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं, बट वो काफ़ी रेयर है और उसको लेकर मरीज पेरेंट्स को कुछ सोचना नहीं चाहिए। ये तब होता है जब एक मरीज़ फॉलो अप नहीं करता हमारे साथ और दुर्भाग्यवश उसके बच्चे का पीलिया इतना बढ़ जाता है कि अगर 10 दिन पे आए और 20 बिलिरुबिन या 25 बिलिरुबिन लेके आए तो प्रॉब्लम हो सकती है। पीलिया जितना सीधा है, अगर किस्मत खराब हो तो बच्चे का पीलिया बहुत ज़्यादा बढ़ने से ब्रेन में भी जा सकता है। इसलिए हम बहुत केयरफुली चाहते हैं, हम डराना भी नहीं चाहते पेरेंट्स को, बट हम चाहते हैं कि वो इसको लाइटली ना लें, अपने डॉक्टर के साथ में टच में रहें। जी बिल्कुल। बहुत ही सही कहा सर आपने। आजकल तो इंफॉर्मेशन इतना ज़्यादा वाइडली अवेलेबल है, सबके पास इंटरनेट है, तो कोई इंटरनेट से कुछ भी इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लेते हैं और उस हिसाब से अपने बच्चे का ट्रीटमेंट करते हैं। घर पे बुजुर्ग भी बहुत सारे अपनी टिप्पणियां देते रहते हैं कि ऐसा करो, बच्चे को वैसा करो, कभी कभी सनलाइट में रखो या फिर बच्चे को सनलाइट दो तो उससे फ़ायदा होगा। तो ये सबसे भी बच्चे को हार्म हो सकता है, इसीलिए हमेशा बिल्कुल। एक मेडिकल प्रोफेशनल का हेल्प लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए, ना कि अपने हिसाब से, अपने दिमाग से, इंटरनेट से, यहाँ से वहाँ से कुछ भी कंज्यूम करके और उस हिसाब से बच्चे का ट्रीटमेंट करें। बिल्कुल सही कहा तुमने। मुझे ऐसे केसेस भी याद हैं जिसमें घर वालों के कहने पर या पड़ोसी के कहने पे माँ ने बच्चे के डॉक्टर को नहीं दिखाया और सनलाइट देते रहे, वो सन में एक्सपोज करते रहे। उससे बच्चा गर्म होता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा कुछ होता नहीं है खास। तो अगर बच्चे का जॉन्डिस बढ़ता है, पीला लगता है आपको, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ये बच्चा हमारे पास जब आया तब तक उसका जॉन्डिस 28-30 हो रखा था, तो 28-30 के जॉन्डिस पे हमें खून बदलने के अलावा कोई उपाय नहीं है, और वो जॉन्डिस ब्रेन में चले जाने से जीवन भर आपको आपका बच्चा डेवलपमेंटली पीछे रह सकता है, ये आपको जानना है। बट अगेन ये बहुत रेयर है, ये बहुत कम होता है। आजकल बच्चे के डॉक्टर हर डिस्ट्रिक्ट, हर गांव में अवेलेबल हैं और वो रेफ़र कर देते हैं, तो अब बहुत नहीं होता। लेकिन आज से 30 साल पहले हम ऐसे भी दिन गए कि एक रात में हमने 3 एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन किए हैं। तो इन शॉर्ट हमेशा डॉक्टर की सलाह लें। बिल्कुल, लेट डॉक्टर ट्रीट योर चाइल्ड एंड नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। सर एक चीज़ बताइए, एक न्यू मॉम जो ब्रेस्ट फीड करना स्टार्ट की है, ब्रेस्ट फीड के दौरान उनको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस चीज़ को लेके पहले महीने में हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं माँओं से, जो पहली बार, खासकर फर्स्ट टाइम मदर्स, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। तो जो पहली बार माँ बनती है उसको कुछ भी नहीं पता होता है, उसको अस्पताल से छोड़ दिया गया है, एक बच्चा दे दिया गया है, उसको बोल दिया गया है संभालो इसको। अब डिपेंड करता है अगर सोशल स्ट्रक्चर कैसा है, अगर उनके घर में कोई बुजुर्ग है, कोई और है जिसने बच्चे पाल रखे हैं और सपोर्ट है, तो थोड़ा सा हल्का हो सकता है उसका बोझ। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा उसको एंजाइटी होती है। तो यहाँ पर माँ की एंजाइटी को डील करना उसके हस्बैंड का भी काम है, उसके परिवार वालों का, और कुछ हद तक डॉक्टर का भी है। तो हम हमेशा देखो 5 चीज़ें हम बोलते हैं कि माँ को ये सब करना चाहिए: अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी सोच, अच्छी नींद और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं। ये 5 चीज़ें रहेंगी तो अक्सर आप देखोगे कि फैमिली में अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है तो वो खाने पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। ये भूल जाते हैं कि आप सिर्फ खिला के आप क्वालिटी ऑफ मिल्क बढ़िया कर सकते हो, ठीक है, लेकिन जो होमलेस मदर है उसको दूध कहाँ से आ रहा है, उसके पास तो खाने की चीज़ें नहीं है। तो लिक्विड आपको इंटेक ज़्यादा रखना पड़ेगा और स्ट्रेस को ज़ीरो करना पड़ेगा। स्ट्रेस इज़ द बिगेस्ट फैक्टर जिसकी वजह से माँ का दूध धीरे धीरे कम हो जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि घर में परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं और माँ सो नहीं पा रही है, स्ट्रेसफुल है, और हम देखते हैं कि 15-20 दिन में जो दूध अच्छा था वो धीरे धीरे उसका आउटपुट कम होता जा रहा है। तो ये भी काफ़ी कॉमन है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है माँ का कॉन्फिडेंस को बजाय रखना और उसको बना के रखना। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर माँ को लगता है, श्योर नहीं है कि उसका दूध कितना है, इनफ है कि नहीं बच्चे के लिए, तो हम ये तक कहते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि आप ब्रेस्ट पंप करो, एक्सप्रेस करो और आप मेजर करके देखो। मानो बच्चे को 40 ml दूध चाहिए और माँ निकाल रही है 50 ml, वो कुछ भी सोच सकती है, उसको लग सकता है कि उसका दूध कम है, लेकिन एक्चुअल में उसको जब आप दिखाओगे कि आपको 50 ml दूध है, रिक्वायरमेंट 40 ml की है, यू आर इनफ, तो माँ का कॉन्फिडेंस अलग होता है। उस कॉन्फिडेंस से उसकी एंजाइटी कम होती है और उससे उसका दूध का प्रोडक्शन और बढ़ेगा। तो इट्स अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। आप जितना उसको पॉजिटिव बोलोगे, उसको उत्साहन बढ़ाओगे, उसका उत्साहित करोगे, उतना उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप
उसको 8 घंटे की नींद दें, वो चाहे ब्रेक्स में हो, एक 4 घंटे का एक स्ट्रेच, कैसे भी। कई बार हम माँ के ब्रेस्ट मिल्क को हम एक्सप्रेस करके फ्रिज में रख के दूसरे किसी फैमिली मेंबर को बोलते हैं कि आप उसको निकाल के रिवॉर्म करके आप पिला दो, ताकि माँ सो पाए अलग कमरे में। सो ये भी किया जा सकता है, और यहीं पर परिवार वालों का कंट्रीब्यूशन है एक बच्चे को पालने में। जी, तो सर जैसा कि आपने अभी बोला कि स्ट्रेस एकदम लो रखना है 0। मदर का, तो लैक्टेशन के लिए मदर का डाइट और उनका हाइड्रेशन, ये दोनों चीजों का क्या योगदान होता है? बहुत योगदान है। तो जैसा मैंने कहा कि आप क्या खाते हैं उससे डिपेंड करता है आपके दूध की क्वालिटी क्या होगी। मतलब उसके अंदर प्रोटीन कितना होगा, उसके अंदर ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन्स कितने होंगे, मिनरल्स कितने होंगे, वगैरह वगैरह। आप अगर ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, आमंड्स खा रहे हैं, फिग्स खा रहे हैं, आपने फल खा रहे हैं, आप सब्जियां खा रहे हैं, आप मांस मच्छी खा रहे हैं, आप अच्छा कुछ खाओगे वो आपके दूध में आएगा। तो आपको बच्चे को कुछ नहीं देना, आपको उस माँ को देना है। सो माँ को खिलाओ, बच्चे को ऑटोमेटिक मिल जाएगा, राइट। तो हम हमेशा ये कहते हैं, हालांकि अगर इतना अच्छा खाना किसी को नहीं भी मिल सकता है, अगर हाइड्रेशन भी आप ठीक रखते हो और एक डिसेंट खाना भी देते हो, तब भी दूध बनेगा। ये नेचर की देन है, कुदरत की देन है कि उसको दूध ठीक बनेगा। और पानी तो फ्री है, आज तक 2025 तक पानी फ्री है। कोई नहीं जानता 25 साल में पानी भी शायद पैसे देकर मिले। तो अगर आप लिक्विड्स लेते हैं सब तरह का, सिर्फ पानी नहीं, आप नारियल पानी, मट्ठा, जूस, सूप, सब तरह की ड्रिंक्स ले सकते हैं। तो हम टिपिकली कहते हैं आप 4 लीटर पानी पियो, जिसमें 4 लीटर लिक्विड्स लो, जिसमें 2 लीटर प्लेन पानी हो सकता है और 2 लीटर बाकी की चीज़ें हो सकती हैं। तो उससे एक मिक्स एंड मैच अच्छा ब्लेंड बन जाता है कि आप सब तरह के फ्लूइड्स ले रहे हैं। उससे दूध अच्छा रहेगा, अच्छा आउटपुट होएगा, वॉल्यूम अच्छा रहेगा। बट उसकी क्वालिटी कैसे होगी वो डिपेंड करता है वो क्या खाती है। बट इस वक्त यही चीज़ ध्यान रखना चाहिए, मैं हर माँ को बोलता हूँ कि आप इतना भी हाई रिच खाना मत, हाई फैट खाना मत खाना कि आप मोटे हो जाओ। बिकॉज इस वक्त जो वेट गेन होता है वो बाद में उसको कम करने में माँ की जान निकल जाती है। जी, that was again a great advice. Yeah. जैसा कि सर आपने अभी बोला डाइट के बारे में, मदर के हाइड्रेशन के बारे में, उनके स्ट्रेस लेवल्स के बारे में। आज के डेट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है कि बहुत सारी जो मदर्स हैं वो वर्किंग होती हैं, जी, एंड सिंस वो वर्किंग होती हैं उनके लिए ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, स्पेशली बिल्कुल। स्ट्रेस लेवल्स का, Yeah. ऑल्सो डाइट हाइड्रेशन का, क्योंकि सही समय पर खाना लेना, सही किस्म का खाना लेना, सही समय पर पानी कंज्यूम करना, सही क्वांटिटी में पानी कंज्यूम करना, स्ट्रेस लेवल को लो रखना बहुत चैलेंजिंग है। तो वर्किंग मदर्स के लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? सो वर्किंग मदर इज अ टफ बॉल गेम, ठीक है। अब अगर हाउस हस्बैंड हो तो फिर मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज दिस इज द टाइम व्हेन आपको थोड़ी हेल्प चाहिएगी। वर्किंग वुमेन, साथ में उसका हस्बैंड भी अगर काम करता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। सो यू नीड हेल्प। ईदर आप घर के अपने जो हैं बड़े बुजुर्ग उनकी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप एक हेल्प हायर कर सकते हैं। यू कैन गेट अ मेड और समवन टू लुक आफ्टर। अब जैसा मैंने कहा कि एक तरफ बच्चे की हेल्थ भी है, उसका न्यूट्रिशन है। सो मुझे ऐसी भी माएँ पता हैं जो सुबह ब्रेस्ट पंप से एक्सप्रेस करके सपोज 200-250 ml दूध रख के जाएंगी, विच इज़ गुड फॉर 4 फीड्स। वो निकाल के कोई उसको रिवॉर्म करके दे देगा। वो एक प्रोसेस है, हम समझा देते हैं उनको कैसे करना है। फिर वो आफ्टरनून में ब्रेक लेके आएंगी, बच्चे को फीड करेंगी, और फिर शाम को आके फीड करके पूरी रात वो एक्सप्रेस करेंगी। नाउ दिस इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। तो अगर इसमें कई सारी बातें हैं, अगर माँ का दूध ठीक है, आउटपुट ऑफ मिल्क अच्छा है, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। तो एज अ पीडियाट्रिशियन उसकी लाइफ लॉन्ग जो लॉन्ग टर्म आउटकम है ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इन फर्स्ट 6 months, सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पहले 5-6 महीने देने का जो लॉन्ग टर्म एडवांटेज है बच्चे में, जैसे लॉन्ग टर्म डायबिटीज, एलर्जी, ओबेसिटी का रिस्क कम हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म फायदा है। अगर आपको ये लेना है तो आपको कहीं ना कहीं कटौती करनी पड़ेगी। सो यू मे गो फॉर एक्सटेंडेड लीव विदाउट पे इफ द फैमिली परमिट्स, राइट। अगर ये पॉसिबल नहीं है और आपको काम करने जाना ही पड़ता है तो आप हेल्प लीजिए, और ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन अगर आपका इनफ है तो आप एक्सप्रेस करके रख के जाइए। और कैसे यूज करना है
अपने हायर्ड हेल्प को बता के जाइए। अगर आपका आउटपुट कम है, आपको फॉर्मूला देना पड़ रहा है, तो चीज़ें थोड़ी इजी हो जाती हैं, बिकॉज फॉर्मूला कोई भी बना सकता है और पिला सकता है, बट दैट्स नॉट रिकमेंडेशन। हम हमेशा चाहते हैं कि पहले 6 महीने सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध और कुछ नहीं। तो अल्टीमेटली जो हम कहना चाहते हैं वो ये है कि ये जो पहले 6 महीने हैं और इसमें जो कष्ट हैं, रातों की नींद हराम है, आप काम पे नहीं जा पा रहे हैं, आपका शरीर दर्द कर रहा है, कमर दर्द कर रहा है, ये एक इन्वेस्टमेंट पीरियड है। अगर इस 6 महीने में आपने कुछ भी करके इवन लीव विदाउट पे करके आपने अगर जॉब रिटेन कर पाते हैं और बच्चे को सिर्फ अपना दूध दे पाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज इसका कोई विकल्प नहीं है। माँ का दूध, दूसरे टर्म्स में हम अमृत कहते हैं उसे। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म, इसके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों एडवांटेजेस हैं। लॉन्ग टर्म जो मेरे को सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो मैंने बताया आपको, टाइप 2 डायबिटीज़, ओबेसिटी और एलर्जीज, ब्रोंकल एस्थमा एंड अदर एलर्जीज, उसके रिस्क तक कम हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध पिलाने से। तो ये इन्वेस्टमेंट आई थिंक इज मच बेटर देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। जी, टेक अवे फ्रॉम एवरीथिंग दैट यू सेड, 6 महीने सिर्फ माँ का दूध। माँ का दूध, जी हाँ। नथिंग एल्स। ग्रेट सर, क्या न्यूबॉर्न बेबीज को हर रोज नहलाना चाहिए? काफी लोग स्पंज बाथ भी देते हैं, तो हमें बताइए कि स्पंज बाथ में और एक्चुअल बाथ में क्या फर्क है? सो देखो, ये एक विषय है जिसमें हर बच्चे का डॉक्टर अलग अलग राय देगा, ठीक है ना। ये इसमें कोई एकदम कंसेंसस, हार्डकोर कंसेंसस नहीं है, बट टिपिकली जो मैं यूज़ करता हूँ वो, और ये हम बात कर रहे हैं टर्म बच्चों का, जो फुल टर्म हैं, जो उनका वजन अच्छा है। प्री टर्म बच्चों का केयर बहुत डिफरेंट है। सो अगर एक बच्चा अच्छे वजन पे पैदा हुआ है, उसको हम पहले दिन से ही स्पंज करते हैं, लगभग डिपेंडिंग ऑन टाइम, कभी 5 दिन में, कभी 7-8 दिन में नाभि गिर जाती है उसकी, अम्बिलिकल कॉर्ड। उसके बाद जो नेवल का बेस एरिया होता है उस पर कई बार थोड़ा रस निकलता है, हम चाहते हैं वो इन्फेक्शन ना हो, उसको हम क्लीन रखना चाहते हैं। आजकल उस कॉर्ड पे हम जो चीज़ें पहले लगाते थे, ट्रिपल डाई, नीली डाई, वो सब हम नहीं लगाते हैं, कोई एंटीबायोटिक क्रीम हम नहीं लगाते, हम उसको सिर्फ साफ रखते हैं। और अक्सर हम कहते हैं कि एल्को स्वाब, जो यूज एंड थ्रोज एल्को स्वाब है, उससे आप 2 बार करके जस्ट क्लीन कर दो। डू नॉट अप्लाई एनीथिंग। कई लोग वहाँ पे पाउडर डालते हैं या तेल डालते हैं, वो सब स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो स्पंजिंग चलती रहती है जब तक बच्चे का ये नेवल क्लीन नहीं हो जाता है। लगभग 12 से 14 दिन में नेवल एकदम ड्राई हो जाता है, और उसके बाद जब नाभि सूख जाए उसके बाद हम उसको नहलाना शुरू कर देते हैं। नहलाने की पद्धति है, दरवाज़ा, खिड़की, दरवाजे बंद होने चाहिए, हवा का कोई प्रवाह नहीं होना चाहिए, और आप एक बाथ टब यूज़ करें, बच्चे का सर ऊपर रहना चाहिए, 2 आदमी चाहिए उसके लिए, एक आदमी अकेला नहला नहीं सकता। पैर से शुरू करेंगे, लास्ट में सर धोएंगे और पहले ही सर पोंछ लेंगे, इससे हीट लॉस कम होता है। सो sponging in first 12 to 14 days and then bathing every day. Bathing should be done after 2 weeks daily. So ये नहीं कि बच्चे को सर्दी है, खांसी है, या थोड़ी बारिश हो गई है, या वेदर थोड़ा सा ठंडा है तो हम बेदिंग नहीं देंगे। बच्चे को रोज स्नान कराना है और सोप सॉल्यूशन से साफ कराना है, ठीक है। शैम्पू हम एक दिन छोड़ के एक दिन बोलते हैं, बट वो भी कराना है। इसके अलावा मुंह के अंदर के ओरल केयर, जेनिटल प्राइवेट पार्ट्स की केयर और आई केयर भी हम करते हैं। इसमें 2 चीज़ें मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। एक ये कि काजल बच्चों की आंखों में न लगाया जाए, और टैल्कम पाउडर कभी भी नहीं हम यूज़ करते हैं, बिकॉज वो आपके सांस की नली में जाकर एलर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा एक बात जो मुझे और कहनी है कि नहाने के बाद बच्चे के शरीर में कहीं भी तेल नहीं रहना चाहिए। आपको तेल लगाना है आप लगा लीजिए, लेकिन साबुन शैम्पू करके उस तेल को पूरा हटा दीजिए 1 घंटे में। 1 घंटे से ज़्यादा तेल रखने से आपको ऑयल की वजह से रैश होंगे और इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि ये गलतियाँ ना करें, बच्चे को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, ठीक रहेगा। बहुत कुछ अच्छी बातें कही सर आपने। बहुत लोगों में ये मिसकंसेप्शन है कि हर रोज़ नहीं नहलाएंगे, या फिर जो ऑयल की बात आपने कही कि ऑयल लगा के रख देते हैं, वो नहीं रहना चाहिए बॉडी पे, वो वॉश कर देना चाहिए सोप से। ये आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता था। इनफैक्ट कई लोग जो थोड़े से पुराने जनरेशन के हैं, वो 3 जगह ऑयल डालते हैं, जो हमें बहुत ऑब्जेक्शन है जिससे, और हम उनसे गुजारिश करेंगे कि वो ऐसा ना करें। एक है कान के अंदर, एक है लड़के जब होते हैं तो उनके पेनिस की ऑरिफिस के अंदर वो तेल लगाते हैं, ये सोच के कि
फोर स्किन पहले से ही रिट्रैक्ट हो जाए, वो कभी नहीं होगी 1 साल तक, और आपको नहीं डालना चाहिए। अगर वो तेल अंदर में पड़ा रहा और इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर देगा, फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो कान, नाक, नाभि या प्राइवेट पार्ट में कभी भी तेल ना डालें। ये तेल डालने की जगह नहीं है। आपको तेल से बहुत लगाव है। टिपिकली इंडियन पेरेंट्स दे आर ऑब्सेस्ड विथ ऑयल, ठीक है ना। मालिश जरूरी है, ऑयल नहीं। मालिश आप कुछ बच्चों को जिनको ऑयल से बहुत रैश होता है, तुम्हें मालूम हम क्या एडवाइस देते हैं? हम एडवाइस देते हैं कि आप ऑयल बंद कर दो, आपको मसाज करना है, आपको हम नहलाने के बाद में आपको लोशन से मसाज करने बोलेंगे। हाथ फिसलने की जरूरत है ना मसाज के लिए, तो और पाउडर से हम कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए आप क्रीम से कर सकते हैं। बट मसाज इज इंपॉर्टेंट, ऑयल इज नॉट। तो आप आमंड ऑयल में या एक बादाम रोगन बड़ा महंगा ऑयल में आप इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज ऑयल कभी भी अंदर जाके हड्डियों को मजबूत नहीं करता। मसाज है जो आपकी मांसपेशियों को एक्टिव रखता है, सपल रखता है और मजबूत रखता है। जी बिल्कुल। सर, जो ब्रेस्ट फीडिंग बच्चे हैं उनकी इम्यूनिटी के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे मदर्स को? मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूं, आप मां पे फोकस करो। आप मां को ठीक रखो, आपका बच्चा ठीक रहेगा। और मां को आप ध्यान नहीं दोगे तो बच्चा कभी भी ठीक नहीं रहेगा। ये मैंने ब्लैंकेट स्टेटमेंट दिया, बट जनरली अगर इम्यूनिटी की बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप मां को फल फूल खिलाते हैं, ड्राई फ्रूट्स, घी, अच्छी चीजें खिलाते हैं। अभी हम घी प्रेफर करते हैं ओवर बैड ऑयल्स, सादा तेल या मान लो बटर, चीज, इसकी जगह हम घी या पीनट बटर प्रेफर करते हैं। तो दीज आर गुड फैट्स। अगर कोई एग खाता है तो एग यॉक दे सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गुड फैट। तो आप गुड फैट दीजिए, प्रोटीन रिच दीजिए। जो वेजिटेरियंस हैं उनका प्रोटीन इंटेक काफी कम है, तो उनको प्रोटीन पे ध्यान देना है रादर देन ग्रेन्स ज्यादा खाना है, ठीक है ना। सो अच्छा प्रोटीन इंटेक, गुड फैट और विटामिन वगैरह आपको फल, सब्जी और ड्राई फ्रूट्स में मिल जाएंगे। ये सब आप देंगे तो सब इम्यूनिटी सारी की सारी बच्चे में आ जाएगी। एक्चुअली माँ के दूध में कई सारी चीज़ें जैसे लैक्टोफेरिन होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इम्यूनो प्रोटेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा इम्यूनो प्रोटेक्टिव होती है। वो गाय के दूध में या फॉर्मूला मिल्क में कभी नहीं मिल सकता। काफ़ी सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि ये सब ऐड करे बाहर से, लेकिन जो चीज़ प्राकृतिक भाव से आती है वो कभी भी हम कृत्रिम तरीके से नहीं ला सकते। सो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम माँ पे फोकस करें और माँ को दूध दें। जहाँ तक वाइटामिन को लेके ऑब्सेस्ड हैं, मतलब पेरेंट्स को लगता है विटामिन देने से मेरा बच्चा मोटा हो जाएगा या फिर स्वस्थ रहेगा, ऐसा नहीं है। देयर इज ओनली वन विटामिन दैट इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मली गिवन टू ऑल न्यूबॉर्न्स, प्रीमेच्योर हो या मैच्योर हो। हर बच्चे को पहले 1 साल में आपको विटामिन डी देना होता है 400 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे। ये रिकमेंडेशन वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेशन है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, हम दे रहे हैं। आयरन सप्लीमेंटेशन जो है, क्योंकि आयरन सिर्फ खून बढ़ाने में काम नहीं आता, आयरन का एक बहुत बड़ा रोल है ब्रेन डेवलपमेंट में और कॉग्निशन। तो बच्चे का आईक्यू कैसा होगा, उसकी बुद्धि, उसकी रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग कैसी होगी, ये सब बहुत कुछ डिपेंड करता है 2 चीज़ों पे, एक आयरन और एक थायराइड हार्मोन। सो मैं इस बीच ये भी बता दूं कि थायराइड टेस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे का थायराइड कम है और आपने बताया नहीं डॉक्टर को, या डॉक्टर को आपने दिखाया नहीं और टेस्टेड नहीं है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, थायराइड हार्मोन ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, साथ साथ आयरन। अब अगर माँ का आयरन कम है, क्योंकि इंडियन मदर्स आर ऑफन हैविंग लो आयरन लेवल्स इन देयर ब्लड, अगर ऐसा है तो हम इन बच्चों को 4 महीने की उम्र पे हम आयरन सप्लीमेंटेशन शुरू करते हैं 1 मिलीग्राम पर किलो करके। बट अगर माँ का आयरन ठीक है, वो अच्छा ग्रीन वेजिटेबल्स, अगर नॉन वेज है तो आपको रेड मीट और सी फूड, एग यॉक, इन सब से आपको मिलेगा आयरन। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको नॉन हीम आयरन के लिए जनरली लेग्यूम्स, लेंटल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स, ये खाने से आपको मिल सकता है। बट उसके साथ वेजिटेरियंस लोगों को मैं कहूँगा कि थोड़ा सा विटामिन सी भी लें। तो जैसे अगर आपने समझ लो आप दाल ले रहे हो, तो दाल में अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ लोगे तो विटामिन सी मिल गया, तो ये आयरन अच्छा एब्जॉर्ब होगा इससे। वरना नॉन हीम आयरन जो है, जो वेजिटेरियन सोर्स ऑफ आयरन है, उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से थोड़ा सा दिक्कत होती है, जबकि अगर आप मांस खाते हो तो आराम से आपका एब्जॉर्ब होगा। तो ये एक चीज़ है आयरन के लिए, जिसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है हमें कि किस बच्चे को हम आयरन दें, किस बच्चे को नहीं दें। बट जनरली यही है। इसके अलावा जो भी चाहिए माँ के दूध के माध्यम से हमें सब मिल जाता है।
तो अगर माँ का डाइट सही रहे, न्यूट्रिशन इनटेक सही रहे, तो बच्चे के इम्यूनिटी को लेकर सोचने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। है। जी बिल्कुल। सर काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ में हिकअप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्या ये नॉर्मल है या फिर उनके डाइजेस्टिव इश्यूज में कोई प्रॉब्लम है, उसका साइन है? देखो, हिकअप्स का डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है डाइजेस्टिव इशू से। हिकअप इज़ अ मच अपर फिनोमिनन, बहुत ऊपर। सो जैसे कि तुम जानते हो एनाटॉमी अगर हम बताएं तो पहले बच्चा मुंह से खाता है, फिर खाद्य नली है, फिर वो जाके आमाशय में मिलती है जिसको हम स्टमक कहते हैं, और स्टमक से निकलने के बाद दूध बीइंग अ लिक्विड 20-30 मिनट में निकल जाता है। उसके बाद में आंतों में जाके डाइजेशन होता है। तो हिकअप जो है वो जहाँ खाद्य नली आमाशय से मिलती है वहाँ का फेनोमेनन है। वहाँ पर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, इसको आप हिंदी में मध्यपट कहते हैं। तो ये मध्यपट जो मेम्ब्रेन है ये हमारी छाती और पेट को अलग करता है, ठीक है। और इसके कॉन्ट्रैक्शन से, इसकी एक्टिविटी से हम हिकअप देखते हैं। सो हिकअप इज बेसिकली नथिंग बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। तो अब ये अचानक से क्यों कॉन्ट्रैक्ट करने लगा? अगर नीचे में जो पेट है, वो आमाशय जो है, जो स्टमक है, अगर वो ज़्यादा इन्फ्लेट हो जाता है तो वो प्रेशर देता है और इरिटेट करता है डायफ्राम को कि वो हिकअप करे। तो अब बच्चे का पेट कैसे फूल सकता है? अगर उसने ज़्यादा हवा खा ली है, दूध पीते वक्त हर बच्चा हवा खाता है, अगर उसने ज़्यादा दूध पी लिया है तो भी, और या फिर अगर उसको रिफ्लक्स की प्रॉब्लम है कि दूध ऊपर की तरफ खाद्य नली में जाता है तो भी डायफ्राम इरिटेट हो सकता है। तो इन सब कारणों से अगर आप देखें तो बच्चों में हिकअप्स बहुत कॉमन है। ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि आप अच्छे से बर्पिंग करें, उसको दूध पिलाने के बाद 20 मिनट तक अपराइट रखें, बर्प निकले या ना निकले आप 20 मिनट तक ऊपर रखिए, और ओवर फीड अवॉइड कीजिए। और बॉटल फीडिंग में कई बार हम देखते हैं कि बच्चा अगर ठीक से आप पकड़ते नहीं हैं बॉटल को, जैसे जैसे दूध कम होता जाता है बॉटल और ऊपर जाना चाहिए, वो अगर आप नहीं करते तो बच्चा ज़्यादा हवा खा लेता है और उससे बच्चे का पेट ज़्यादा इन्फ्लेट होकर डायफ्राम को इरिटेट करके हिकअप करेगा। सो ये काफ़ी कॉमन है, तो इसमें आपको चिंता नहीं करनी। हालांकि अगर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो आप एक बार डॉक्टर को दिखा सकते हैं। जी, तो सर क्योंकि आप इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपके एक्सपीरियंस में ऐसे कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जो यूजुअली न्यू पेरेंट्स करते हैं अपने बच्चे को लेकर। हाँ, सो ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इस पे मैं कुछ इलाबोरेट करना चाहूँगा। सबसे बड़ा जो मेरे इतने साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है, क्योंकि हमारा काम है फैमिली से मिलना, पेरेंट्स से मिलना, उनके अंदर के जो डर है, भय है, चिंताएं हैं, उनको एड्रेस करना, उसको कम करना भी हमारा काम है। सो हम सिर्फ मेडिसिन नहीं लिखते, तो बात करने से उनको काउंसल करना पड़ता है और वो हमें हमारी बात मान लेते हैं बिकॉज उनको पता है कि हमने बच्चे ही देखे हैं ज़िंदगी भर। तो सबसे पहली जो मिस्टेक करते हैं, जो मैं चाहूँगा वो ना करें, वो है वो अपने आप अपनी हेल्थ इग्नोर करते हैं। मदर खासकर, हर मदर, मैंने एक माँ नहीं देखी जिसने अपना हेल्थ इग्नोर नहीं किया। जबकि अगर आप वेस्टर्न वे ऑफ पेरेंटिंग देखें तो जैसे मैं खुद यूके और नॉर्थ अमेरिका में काम करके मैंने वहाँ के मदर्स को देखा है, और एक चीज़ जो मैंने फ़र्क देखा इंडियन मदर्स के कंपैरिजन में, कि वो अपना हेल्थ काफ़ी हद तक ध्यान रखती हैं। बच्चा हुआ है, ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, पर तब भी अपने हेल्थ की बहुत ख्याल रखती हैं वो, जो हमारी इंडियन मदर्स नहीं रखती। तो इनको लगता है कि अब बच्चा हुआ है तो इनका काम ही है बच्चे के पीछे पूरी ज़िंदगी दे देना, जो सत्य नहीं है बिल्कुल, ठीक है। आप बताओ, अगर एक हैप्पी मदर नहीं रहेगी तो वो बच्चा बड़े होकर कैसे हैप्पी हो सकता है? सो मदर का हैप्पीनेस और उसका फुलफिलमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला मैं कहूँगा उनको अपने आप को इग्नोर नहीं करना चाहिए, माँ को गिल्ट नहीं होना चाहिए, माँ को किसी तरह का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। और चूंकि माँ को स्ट्रेस या गिल्ट होना जायज़ है, हस्बैंड का काम है यहाँ पे या और फैमिली मेम्बर्स का काम है कि इसको निगेट करे, इसको नहीं होने दे, राइट। वरिंग टू मच अबाउट माइनर इश्यूज, मतलब छोटी छोटी चीज़ों में कुछ माएँ 2 बार छींकेगा तो मेरी क्लिनिक में आ जाएंगी। अब हम जानते हैं कि वो कंसर्न्ड है, बट उनका कंसर्न ओवर कंसर्न में बदल रहा है। ऑन दी अदर हैंड कुछ ऐसी माएँ भी हैं जो काफ़ी कुछ हो जाएगा तो भी नहीं आएंगी। तो हर तरह की माएँ, और हम मिलने के बाद हम समझ जाते हैं कि कौन सी माँ कितना समझती है, उसका समझदारी का कौन सा लेवल है, ठीक है। बिकॉज हम सारी माएँ तो हमारे पास पढ़ी लिखी नहीं आती,
कुछ कम पढ़ी लिखी भी आती हैं, कुछ गाँवों से भी आती हैं। तो सब तरह की माँओं को हैंडल करने के बाद हमने ये देखा है कि आप बहुत ज़्यादा कंसर्न भी मत हो और बहुत इग्नोर भी मत करो, बीचों बीच रहो, बैलेंस में रहो। आपको डॉक्टर से जो भी एडवाइस लेनी आप ले सकते हो। वी आर जस्ट अ कॉल अवे। हम कई बार अब तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट भी रहता है डॉक्टर्स का पेशेंट्स के साथ। इसके अलावा एक और चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि अक्सर माएँ अपने ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्फिडेंस को लैक करती हैं। तो उनको लगता है कि आई एम नॉट इनफ, मैं अपने बच्चे के लिए पर्याप्त नहीं हूँ। ये एक फीलिंग जो है ये बहुत गलत फीलिंग है, और इसको कई बार सैडली बहुत अनफॉर्चुनेटली घर के बड़े लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होता है इस फीलिंग को बढ़ाने में। घर के बड़े को लगता है, एक बच्चा रो रहा है कि अरे ये तो भूखा है, मैं जानती हूँ तुमको इनफ मिल्क नहीं आ रहा। नहीं, आपको इनकरेज करना है उसको। आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं होने से माँ का दूध नहीं बढ़ सकता। अगर आपको सच में डाउट लग रहा है, आप एक्सप्रेस करके देख लीजिए। मतलब ब्रेस्ट मिल्क को आउटपुट एक फुल ब्रेस्ट जो लास्ट टाइम आपने फीड नहीं किया है, जो अभी सबसे ज़्यादा फुल है, उसको आप पूरा एक्सप्रेस कर लीजिए। 15-20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट तक बच्चा दूध पीता है, 20 मिनट एक्सप्रेस कर लीजिए। आप वॉल्यूम अपने डॉक्टर को बता दीजिए, वो बता देगा कि इतना वॉल्यूम ठीक है कि नहीं, तो आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर से। बट घर वालों को इस वक्त कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस डामाडोल करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। मिसअंडरस्टैंडिंग बेबीज क्राई इज अनदर प्रॉब्लम। हर बच्चे की रोना इज नॉट हंगर क्राई। सो बच्चे का हंगर क्राई या डायपर सॉइल कर लिया उसने, पेशाब पॉटी कर लिया है, या फिर उसको इसकी ज़रूरत है कि कोई उसको एक बार गोद में ले और संभाले और पुचकारे। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो बच्चा 9 महीने एक क्लोज्ड एटमॉस्फेयर में रह के आया है, जहाँ पर उसके हाथ पैर पीठ सबके आसपास एक दीवार सी थी, यूट्रस वॉल। अचानक से इस देश में, इस दुनिया में आके वो बिल्कुल से आज़ाद हो गया है। तो ये ऐसी फीलिंग है जैसी आपको होगी अगर आप स्पेस में जाएंगे, राइट? तो आपके पैर के नीचे ज़मीन नहीं है, आप तो उसको अभी भी ज़रूरत है। पहले 3 महीने में, खासकर 3-4 महीने तक उसको समय लगता है ये जानने में कि वो सच में बाहर आ चुका है। तब तक उसको हेल्ड होने की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन आप आदत भी मत डालिए कि हर बार आप हेल्ड करें। सो ये जो टेंडर लविंग केयर है, जो आप लेके बच्चे को हल्के हल्के स्वे करते हैं, या आप आवाज़ करते हैं मुंह से, या कुछ बोलते हैं, ये टेंडर लविंग केयर में पड़ता है। तो क्राई आपकी भूख की भी हो सकती है, आपकी डायपर चेंज की नीड की भी हो सकती है, और उसको प्रेम की ज़रूरत है। उसको वो चाहता है कि उसकी माँ उसको गोद में ले, वो भी एक क्राई है। तीनों क्राई में डिफरेंस उसको समझना पड़ेगा। हर क्राई में दूध नहीं ठूंसना है, क्योंकि आप दूध ठूसोगे तो अल्टीमेटली बच्चा ओवरफेड होगा, और ज़्यादा वजन गेन करना भी बहुत अच्छी बात नहीं है। तो हम नहीं चाहते हैं कि बच्चा ओवरफेड हो और ओबेसिटी में जाए, क्योंकि 6 महीने के बाद में ओबेसिटी कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है। जी, बहुत अच्छी सलाह थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट व्यूअर्स। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू सस्ता सुंदर्स यूट्यूब चैनल। सस्ता सुंदर ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलते हैं 100% जेन्युइन मेडिसिन्स, 18% डिस्काउंट एंड अ फ्री होम डिलीवरी। आपको कोई भी सवाल अगर हमें लिखकर भेजना है, वो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं to podcast@sastasundar.com, या फिर आप हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भी हमें सवाल पूछ सकते हैं। Thank you for watching. We will see you in our next one.